हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश और स्वागत करता हूँ आप सभी का स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए वीडियो के साथ फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ओपेक कंट्री का। जानेंगे कि ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन बना ये कब बना, क्यों बना और कैसे बना। और साथ में जानेंगे, हम चर्चा करेंगे इसमें कि जो इंडिया का इम्पैक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन का कितना पड़ता है। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ओपेक है क्या। तो ओपेक जो है इसका अगर हम बात करें, इसका फुल नाम का, तो इसका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जितनी भी ये ओपेक जो ग्रुप है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती हैं कंट्रीज, उनका एक ही ग्रुप है। और इस ग्रुप की अगर बात करें तो ये कब बना था, ये जाकर के सितंबर में 10 से 14 सितंबर में जो बगदाद कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो वहाँ पर इसकी क्या हुई थी, इसको इस्टेबल किया गया था। उस समय इसके मेंबर जो थे, फाउंडिंग मेंबर थे, वो 5 थे: ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। तो ये 5 कंट्री थी जो इनकी जो फाउंडर मेंबर कह सकते हैं। और ये जो कंट्री का ग्रुप है, और इसकी जो अगर हम कह सकते हैं इस्टेबल कब हुआ था, तो ये 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। तो इस डेट को याद रखिएगा। और इसमें 5 इसके क्या थे, फाउंडर मेंबर थे। तो इसमें से जैसे हमारा कि ईरान, जो अभी हाल में ही ईरान के एक नए राष्ट्रपति बने हैं, और नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कौन बने हैं और ये किस नंबर के थे, ईरान। और इसके बाद इराक और कुवैत भी है, और साथ में सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। तो ये 5 कंट्री हैं जो कि इसकी फाउंडर मेंबर हैं। और बाद में क्या होता है कि बाद में और भी इसमें से 10 कंट्री ऐड हो जाती हैं, जो कि कतर है, इंडोनेशिया है, लीबिया है, यूनाइटेड यूएई है, और अल्जीरिया है, और नाइजीरिया है, इक्वाडोर है, और एंगोला है। तो ये सारी कंट्री हैं। इनको देखो, याद करने का सिंपल सा एक है कि अगर आप एटलस लेकर के बैठते हैं और या मैप का अगर सारा हेल्प लेते हैं, तो उससे ईजिली इन कंट्रियों के नाम याद कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये जो है, ये सिर्फ 2 ही कंट्री हैं, इक्वाडोर और वेनेजुला है। और क्योंकि ये ज़्यादातर ओपेक कंट्री जो कह सकते हैं अरब की कंट्रीज हैं, वही सारे यहाँ पर ये ग्रुप है। और साथ में यहाँ पर अगर हम अफ्रीका कंट्रीज की बात करते हैं, तो यहाँ नाइजीरिया है, अंगोला है, ये कंट्रीज पड़ जाती हैं। तो इस तरीके से इसको अगर आप मैप के अकॉर्डिंग, अगर मैप का अगर हेल्प लेते हैं, तो आई थिंक आप कभी भी नहीं भूल सकते हैं। आप ट्रिक से अगर याद रखेंगे तो कभी ना कभी माइंड से ट्रिक उतर ही जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक जो लर्न करने की जो क्षमता होती है, एक विजुअलाइजेशन पावर जो होती है, वो ज़्यादा होती है किससे, जो लर्निंग कैपेसिटी होती है उससे। एक अगर हम मूवी देखते हैं तो हमारे माइंड में सेट हो जाती है, क्योंकि हम उसको देखते हैं, उसका हर एक सीन हमारे माइंड में क्या होता है, सेट होता है। लेकिन अगर वहीं पर एक कोई स्टोरी अगर हम पढ़ लेते हैं, तो उसका हम विजुलाइज तो करते हैं, लेकिन कभी न कभी वो स्टोरी माइंड से निकल जाती है। हाँ, कुछ फिर याद आता है कि हाँ, कुछ पढ़ा था हमने। तो इस तरीके से अगर एक मैप की हेल्प से आप अगर किसी भी कंट्री का अगर जो ग्रुप है वो अगर लर्न करना है, किसी भी कंट्रियों का ग्रुप है, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो ईजिली मैप की हेल्प से आप उनको लर्न कर सकते हैं। और यहाँ तक कि मैं ट्रिक को प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि ट्रिक कभी ना कभी माइंड से निकल ही जाता है। कितनी भी आपने ट्रिक उसका बनाया होगा पीरियोडिक टेबल में, कि पीरियोडिक टेबल कैसे आप उसको यार लर्न कर सकते हैं, लेकिन उसी को अगर आप एक विजुअल में एक कह सकते हैं उसको लर्न कर सकते थे कि जो यहाँ पर 18 ग्रुप हैं किस तरीके से उनका एलिमेंट है, उसको लर्न कर सकते हैं। लेकिन उसका भी ईजिली लर्न करने का एक सिंपल है। यहाँ पर मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए, तो एक यहाँ पर मेरा एक छोटा सा था कि आप कोई भी ग्रुप है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मेंबर कंट्री जो है वो लर्न करने के लिए आप एटलस की हेल्प ज़रूर लीजिए। उसके थ्रू अगर आप लर्न करते हैं तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं हम। अगर इसकी ओपेक कंट्रियों की अगर बात करें, तो यहाँ पर ये दिए हैं, यहाँ पर यहाँ पर 14 मेंबर हो गए। अभी कुछ 15 मेंबर थे, और जिसमें से एक मेंबर जो है वो क्या हो गए, अलग हो गया था। कब? ये 2019 में। कब अलग हुआ था? जनवरी 2019 में। कतर जो था वो क्या है, कतर इस ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम और एक्सपोर्टिंग कंट्री है, इस ग्रुप से वो जो कतर था वो अलग हो गया। कब?
2019 में। तो अभी तो हाल फिलहाल में 14 हैं, अभी एक मेंबर और भी है इसमें कम हो गए, अभी अब इसलिए नहीं है, लेकिन वो भी एक अलग हो जाएगा ओपेक से। और देखा जाए तो पहले 5 साल जो फर्स्ट 5 ईयर्स थे, तो ओपेक की जो इसका हेड क्वार्टर था वो था जिनेवा में। कहाँ पर था? जिनेवा जो स्विट्ज़रलैंड में। मतलब फर्स्ट 5 ईयर कब बना था ये? 60 में बना था, 1960 में। तो कह सकते हैं 1965 तक इसकी कैपिटल जो थी, इसका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ पर था? जिनेवा में था। लेकिन बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया जो वियना में, ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया, जो कि यूरोप की कंट्री है। अभी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट चल रहा था जो फुडान यूनिवर्सिटी को लेकर के, जो ये चाइना की एक यूनिवर्सिटी है फुडान यूनिवर्सिटी, उसका कैंपस वहाँ पर बनाया गया था। इसका प्रोटेस्ट चल रहा था बुदापेस्ट पे। तो इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आप उसमें जान सकते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में, बहुत सारा जानने को वहाँ का आपको मिल जाएगा। तो ये 1965 में कहाँ पर? वियना, जो इसकी कैपिटल है, और 1965 में इसका क्या हेड क्वार्टर बन गया था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या था कि 5 फर्स्ट ईयर जो थे उसमें जेनेवा इसकी कैपिटल थी। बाद में ये 1965 के बाद में ये कहाँ पर शिफ्ट हो गया? ऑस्ट्रिया, जो इसकी कैपिटल क्या है? वियना है। अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, इस ग्रुप की अगर बात करें कि इसका रोल क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव और इसके गोल क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव की बात अगर करते हैं तो OPEC aims the coordinate the unify petroleum policy among the member countries, ensure the fair and stable prices। मतलब यहाँ पर ये है कि इन कंट्रियों का मानना ये है कि जो पेट्रोल के जो प्राइसेस हैं, एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अभी एक कैसे कि आसमान में उसका पेट्रोल का रेट जो है वो हाई चल रहा है, फिर इसके बाद डाउन हो गया। तो इस तरीके का जो उथल पुथल रहता है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। पेट्रोल का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है। और साथ में इसका जो प्राइस है, एक फेयर प्राइस है, उसका इंश्योर करना चाहिए। ये इनका क्या है? मेन जो कह सकते हैं मोटो है इनका, ऑब्जेक्ट गोल रहता है पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग द कंट्री, जो भी पेट्रोल प्रोड्यूस करती हैं कंट्री। और meet these objective, OPEC strive the produce supply certain amount of the daily crude oils prices in the certain, एक certain प्राइस में। और ये जो डेली जो अमाउंट ये प्रोड्यूस करते हैं जो इसका क्रूड ऑयल का, तो इसका एक इंश्योर करने के लिए एक इनका एक ऑब्जेक्ट रहता है। और क्वांटिटी प्रोटेक्ट द क्रूड ऑयल प्राइस फ्रॉम द फ्लेक्शन। It also want to protect the interest, the inverted the investments of the all industry। सारी जितनी भी इंडस्ट्री हैं वो भी इन्वेस्ट करें, और जो ये फ्लैक्सेशन होता रहता है पेट्रोल का, वो प्राइसेस का, वो भी कंट्रोल किया जा सके, इतना ज़्यादा कम भी ना हो और इतना ज़्यादा बढ़े भी ना। तो इन चीज़ों पर भी ये कंट्री जो है क्या है, ये फोकस करती हैं। तो ये जो पेट्रोलियम कंट्री का जो एक ग्रुप है जो कि ओपेक है। कैपिटल याद रखना, फाउंडर याद रखना, मेंबर, फाउंडर मेंबर याद रखना। अब यहाँ पर आता है हमारा कि इसमें इंडिया का क्या रोल है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है वो 82% जो क्रूड ऑयल है वो क्या करता है? इंपोर्ट करता है। कितना? 82%। और अब समझ लीजिए, जब अगर 82% अगर वो इंपोर्ट करता है टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का, तो उसमें से अब अगर प्राइस बढ़ता है या घटता है तो इंडिया पे बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ता है इन ओपेक कंट्री का। क्रूड ऑयल द अमाउंट द अबाउट 28% इंडिया टोटल इम्पोर्ट विल सर्वेयर द said क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एक्सेप्टेड द बाय द एवरेज 12% इन द। तो यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर अगर इस क्रूड ऑयल का अगर प्राइस बढ़ता है या घटता है तो इंडिया पे बहुत बड़ा इसका क्या पड़ता है? इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा जो ओपेक जो एक ग्रुप है ये पेट्रोलियम का, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है इंडिया पे अगर इसके प्राइस बढ़ते या घटते हैं। और ये अब इसके बाद में ये है कि शुड आल्सो नॉट फॉरगेट द गवर्नमेंट चेंज ड्यू द राइजिंग ऑयल प्राइसेस इंडिया रिसेंटली व्हेन द डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस रॉज इन इंडिया अपोजिशन अक्रॉस द कंट्री और टुक द स्ट्रीट। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अब जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, और अभी हाल पे भी ये तो हमारा सेंचुरी तो लग चुका है, सबको पता है। तो यहाँ पर इतना क्रूड
अब ये क्या मैटर है, इसके बारे में हम अलग चर्चा करेंगे, एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें से ये प्राइस कैसे बढ़ते हैं और कैसे घटते हैं, और ये इसका बैरल का कॉस्ट कितना पड़ता है, क्रूड ऑयल का इंडिया में आके फिर कितना पड़ता है, इसका रियल रेट कितना होता है। तो ये सारी चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में कर लेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यही है कि इंडिया अगर यहाँ पर क्योंकि एक इसका बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इंडिया का इसी में पड़ता है। इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर आप समझ सकते हैं कि 82% अगर इंपोर्ट करेगा तो सारा काम, तो इसलिए ये तो इंडिया इसमें फोकस करना चाहिए कि जितना सी नई टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, इलेक्ट्रिक कारें हैं और ये सारी चीज़ें हैं, इनको या तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी लाना चाहिए, इन पे करना चाहिए ताकि अच्छा से अच्छा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं। जय हिंद।